नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव के पहले चरण में पहले दिन शुक्रवार को जनपद में 1146 अधिवक्ताओं ने मत डाला। निर्वाचन अधिकारी अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने बताया कि शुक्रवार को पहले दिन 3953 अधिवक्ताओं में से 1146 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। शनिवार को पहले चरण के दूसरे दिन का मतदान होना है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दीवानी न्यायालय के हॉल ऑफ जस्टिस में निर्वाचन अधिकारी अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी तथा अपर जिला जज कमलापति की देखरेख में मतदान शुरू हुआ। मतदान की गति सुबह थोड़ी धीमी रही। जैसे जैसे समय बीता, अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। मतदान के लिए शुरू में लगाए गए 10 बूथ की बजाय करीब 50 बूथ की व्यवस्था की गई थी। 2 बजते बजते हॉल ऑफ जस्टिस से लेकर गिरजाघर के पीछे तक अधिवक्ताओं की लंबी लाइन लग गई। 25 पदों के लिए 333 प्रत्याशी मैदान में हैं और वरीयता क्रम में मत करने के कारण अधिवक्ताओं को मतदान में काफी समय लग रहा था। पूर्वांचल में वाराणसी के अलावा सबसे अधिक मतदाता होने के कारण सभी प्रत्याशी आजमगढ़ को गंभीरता से ले रहे थे। इसी के मद्देनजर जनपद के बाहर के भी बहुत से प्रत्याशियों ने शुक्रवार की सुबह से ही दीवानी न्यायालय परिसर में डेरा डाल दिया। गिरजाघर चौराहे से लेकर गेट नंबर 4 तक सड़क के दोनों तरफ प्रत्याशियों के स्टॉल पर अधिवक्ताओं की काफी भीड़ से मेले जैसा माहौल नजर आया। दिन भर प्रत्याशी और समर्थक अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान सदस्य और प्रत्याशी अमरेंद्र नाथ सिंह, अरविंद तिवारी, बजरंग मिश्रा, किरेंद्र उपाध्याय, शशिकांत पांडे, विजय प्रताप यादव, मधुलिका यादव, अक्षा अजीम, समर बहादुर यादव आदि कई प्रत्याशी अधिवक्ताओं में अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लगातार निवेदन करते दिखाई दिए। सुरक्षा के मद्देनजर कई थानों की फोर्स भी लगाई गई थी। फायर ब्रिगेड का दस्ता भी खड़ा किया गया था। बहुत अनुशासित ढंग से चुनाव हो रहा है। अधिवक्ता बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। नौजवान अधिवक्ताओं के सामने ज़्यादा चुनौतियां हैं और पूरे अधिवक्ता समाज को भी एक आवश्यकता है जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आयुष्मान योजना की ही तरह चिकित्सा सुविधा अधिवक्ताओं को भी उपलब्ध हो। बीमारियों में बहुत महंगा हो गया है, बहुत खर्चा होता है। अधिवक्ता सुरक्षा की बात है, वो मैंने ड्राफ्ट बना करके शासन को दिया है और केंद्र सरकार के भी विधि मंत्री का बयान आया है कि वो शीघ्र ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट देशव्यापी लागू करेंगे। मुझे आशा है कि वो अपने बयान पे खरे उतरेंगे और हमारे अधिवक्ता समाज की सुरक्षा करेंगे उत्पीड़न से। पूरे 333 प्रत्याशी हैं। चुनाव का ये उद्देश्य क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, विधायी संस्था है। पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत बार काउंसिल का गठन होता है। इसके मूल उद्देश्य है अधिवक्ता का लाइसेंस देना, किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई शिकायत है उसकी सुनवाई करना और अधिवक्ताओं की वेलफेयर स्कीम को लागू करना और करवाना।
तो खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने शुक्रवार के दिन पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से जहां एमएलसी रामसूरत राजभर मौजूद रहे, वहीं विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, आलमबरी अखिलेश यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, विजय सरोज, पूजा सरोज और डॉक्टर एच.एन. पटेल शामिल हुए। इस बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से जिले की कानून व्यवस्था के साथ साथ अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जिले के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार से थानों में सुनवाई नहीं होने की शिकायत की। वहीं यह भी कहा कि चौकी प्रभारी से लेकर थाना अध्यक्ष तक जनप्रतिनिधियों का फोन अधिकतर नहीं उठाते हैं। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। इस बैठक के बारे में समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक थी, पहले होती थी, जो बंद हो गई। छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, हम लोगों का फोन थाना अध्यक्ष नहीं उठाता है और यदि वह उठ भी जाता है तो पालन नहीं होता है। ऐसे में हम लोगों ने इस बात को बैठक के माध्यम से रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले परंपरा थी कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके फीडबैक लिया जाता था। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, वह ठीक नहीं है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन वह खुद जीरो हो गया। थानों को दलाल चला रहे हैं। पहले क्या कुछ कहना है दुर्गा प्रसाद यादव सपा विधायक और डॉक्टर संग्राम यादव विधायक का सुनिए। कप्तान साहब, क्या मामला था? देखिए, कानून व्यवस्था की बैठक पहली बार नहीं है, पहले भी होती थी, मगर बाद में ये बंद हो गई कई सालों से। तो अब कप्तान साहब ने वो बोला, हम लोग आ गए। तो कानून व्यवस्था की बात हुई है कि मतलब जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो संज्ञान में आपके आता है तो उसको जांच कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही सब सदन में मांग रखा था इसके लिए कि बैठक फिर से शुरू किया जाए। नहीं, हाँ। सदन में कोई बात नहीं। आपने बोला कोई चिट्ठी आई हो या जो भी कुछ हो, हाँ। मगर हम लोग अपनी बात तो वहाँ कहते ही हैं। तो मिल के ये बताएं कि जिले की कानून व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? कौन संतुष्ट है, पूछ लीजिए। वही पूछ रहा हूँ, क्या मामला रहे, बड़े मामले क्या? नहीं, हमने कहा कि छोटी मोटी बातें हैं, हो जाती हैं, घटनाएं हो जा रही हैं, तो कम से कम हम जनप्रतिनिधि हो करके अगर फोन करता है थाने पर तो कम से कम उठा लेना चाहिए। फोन नहीं उठता, अगर उठेगा भी तो उसका सही पालन नहीं कर पाते लोग। ये कमियां हैं। बहुत लोग पुराने हैं, थाने पर पड़े हुए हैं सिपाही, वो अपना ये गलत उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, मगर उन पर आज तो वही तो पड़े, उनको हटा नहीं कर सकता है। जब इस तरह के पुराने हो गए तो हटा कोई नया रखिए, कांस्टेबल दरोगा रखिए कि काम करे। जो मतलब मातहत है वो काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल काम क्या करेंगे, गांव में जा करके हम नहीं जान रहे हैं, असुली करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ये किसी से छिपा है ये? फोन नहीं उठाने की बीमारी है। फोन नहीं उठाने की बहुत बीमारी है। मैंने बहुत बीमारी है। लोग अपने में झगड़ा करें, थाने पर जाके अगर कोई भाजपा के कोई अगर कमजोर भी अगर करता जाता है तो मालूम देता है कि इन लोगों के बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। तो क्या सही काम करना चाहिए, कोई भी हो, अगर है कानून व्यवस्था सुधारना है तो एकदम सही काम करिए, और जो भी है उसमें लिप्त पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। क्या आश्वासन मिला करता था? तो कहे हैं कहना हम कर रहे हैं और हम मजबूती से करेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ आप लोगों की है, विशेषकर कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था कैसी जिले की है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत पहले परंपरा थी कि जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेके प्रशासन उस पर कार्रवाई करता था। जो सच सूचना होती थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर। इधर बहुत दिनों से बैठक नहीं हो पा रही थी। अभी कल ही की सूचना पर ये बैठक आयोजित हुई। हम सब थे तो मौके पे आए और अपनी बात को कहे। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, एक बार नहीं कई बार कहा गया कि जो लैंड ऑर्डर जो बार बार ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, वो खुद ही जीरो हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं है। कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग थाने चला रहे हैं, उस पे कंट्रोल नहीं है। आजमगढ़ का जहाँ तक सवाल है,
आप पहले भी इस बैठक में आते थे तो आप देखते थे सारे के सारे जनप्रतिनिधि स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बैठक में सुझाव देते थे। आप देखिए उपस्थिति कम रही। उसका कारण है कि लोग मान बैठे हैं कि हमारे सुझाव को अमल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से ही भेदभाव हो रहा है। तो एक सदन चलना फरवरी में तो एक कोरम पूरा होता है कि मुख्यमंत्री जी के लिए स्पीच बनाई जा रही, भाषण, कि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि हमने लॉ एंड ऑर्डर पर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया, हमारे पुलिस अधिकारियों ने बैठक किया। अब बैठक में क्या कितने हमारे सुझाव पे अमल हुआ इसकी बात तो करते नहीं। अभी हाल ही में देखिए मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया और उसमें था कि वो जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, लेकिन उनके लिए जनप्रतिनिधि कौन है? जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है उससे तो मिलते ही नहीं, उससे बात करते हैं, खाली पार्टी के नेताओं से मिलते हैं और चल देते हैं। तो भेदभाव तो खैर ऊपर से है। क्या प्रमुख तौर पे बातचीत हुई है अभी, क्या पक्ष रखा आपने? ये रखा गया कि जनता के जो सुझाव, हम सब के भी जो सुझाव हैं वो जनता से रिलेटेड हैं, उस पर आप गौर करें और गौर करके आप प्रयास करें, ऐसे अंकुश तत्वों पर लगाम लगाएं। ये जो थानों के दलाल बन करके गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं, उन पर आप प्रमुखता से काम करें। और जनप्रतिनिधि का भी भारत ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है, तो जनपद के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, अगर उनके प्रोटोकॉल्स पे आदर सम्मान दे देंगे तो उनका कुछ घट नहीं जाएगा। यद्यप हमारी कोई विनती नहीं है, हमें तो जो कहना होता हम कह देते हैं। अच्छा, आम शिकायत ये होती है कि एसओ वगैरह थाने में फ़ोन तक नहीं उठाते, जनप्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्या ये सच है? इसमें कहीं से भी गलत नहीं है, ये सच है। मैंने कहा ना कि एक रंगा होती जा रही, लोकतंत्र एक तरफा पूंजीवाद हावी हो रहा है और इस कदर हावी है कि वो ही तय करते हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं से दूर होता जा रहा है, काफी दूर होता जा रहा है। अच्छा, विपक्ष वही समाजवादी पार्टी के विधायकों के आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी राम सूरत राजभर ने कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी है, जो कमियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक गलत आरोप लगा रहे हैं, वह विपक्ष में है तो आरोप लगाएंगे। और थाने से लेकर निचले स्तर तक जनप्रतिनिधियों की बात गंभीरता से लिया जाए, संज्ञान की बात सुना जाए, इसी सब बातों पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के इन प्रतिनिधियों का आरोप है कि कानून व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं है, जिले में बहुत खराब है, और उसको देख के जो आपके एसओ हैं नहीं, वो उठाते नहीं। ये गलत खा रहे हैं समाजवादी। ये लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन सही हो रहा है और जो कमियां हैं उसको लोग रखे हैं, उसको गंभीरता से संज्ञान में लिए भी हैं। इस तरीके के मुद्दों पे चर्चा हुई है अभी फिलहाल? केवल जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, पक्ष सत्ता पक्ष हो, ये लोकतंत्र में जरूरी है। जनप्रतिनिधि है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। तो वो तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि एसओ अगर फोन ही नहीं, तो आरोप लगाना भाई विपक्ष का काम है, वो आरोप लगाएंगे तो काम है, तो कहाँ रुकेंगे? कहना उनका ये भी खाली वसूली कर रहे हैं पुलिस विभाग के कर्मचारी। ये तो अब वो कह रहे हैं तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं ना। ये तो प्रदत्त लोकतंत्र में प्रक्रिया चली आ रही है। बैठक का असर रहेगा, कुछ सुधार होगा जिले में कानून व्यवस्था को लेकर? जरूर, हम तो ये पूरी संभावना है कि यहाँ का डीएसपी डीएम एसपी इस पर काफ़ी संवेदनशील है और जरूर इस पर विचार गंभीरता से होगा। ठीक। तो खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में यूपी बोर्ड 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें जीजीआईसी में कंट्रोल रूम बनकर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और इस बार लगभग 1,69,886 छात्र परीक्षा देंगे। हाई स्कूल में 83,628 और इंटरमीडिएट में 86,258 छात्र नामांकित हैं। परीक्षा की शुचिता के लिए इस वक्त इंतजाम किए जा रहे हैं और केंद्र निर्धारण में हुई गड़बड़ियों की जांच के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। 18 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद तैयारी में जुट गया है। जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 273 केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इसके तहत 216 परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही जनपदीय परीक्षा समिति के माध्यम से 57 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोई भी ऐसा सेंटर नहीं बनाया गया है जो दागी दीवार या उसके ऊपर
कार्रवाई प्रचलित हो। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि जनपदीय परीक्षा समिति यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन, शुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। उसके लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और पेपर को रखने के लिए स्ट्रांग रूम का भी निर्धारण कर लिया गया है। सचल दल का भी गठन कर लिया गया है। परीक्षा वर्ष 2026 के लिए हमारे जनपद में कक्षा 10 और 12 मिलाकर के कुल 1,69,886 छात्र नामांकित हैं और इस परीक्षा का संचालन जो है 18 फरवरी से 12 मार्च तक होना है, जिसके लिए हमारे जनपद में कुल 273 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कितने अभ्यर्थी हैं हाई स्कूल में, कितने इंटर में हैं? हाँ, हाई स्कूल में 83,628 छात्र नामांकित हैं और कक्षा 12 में 86,258 छात्र नामांकित हैं। कुल मिलाकर के 1,69,886 छात्र जो है नामांकित हैं यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत। जो सब सेंटर बनाए गए हैं उसमें दागी सेंटर नहीं है, कोई जो पिछले साल रहे हों, इस बार रहे हों, उन्हें नहीं बनाएंगे? नहीं, इसमें जो है जितने भी सेंटर हमारे बनाए गए हैं ठीक प्रकार से उनका परीक्षण किया गया था और तहसील स्तरीय कमेटी भी गठित की गई थी और तहसील स्तरीय कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को यूपी एमएसपी की साइट पे फीड किया गया था और उसके अकॉर्डिंग कुछ सेंटर जो है परिषद ऑनलाइन प्रविधि से बनाए गए थे और 57 सेंटर जो है हमारे जो जनपदीय परीक्षा समिति है उसके द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। इस तरह से कुल 273 सेंटर हमारे जनपद में बनाए गए हैं और इसका जो अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया गया था जनपदीय समिति के द्वारा। कोई भी ऐसा सेंटर नहीं बनाया गया है जो कि दागी हो या दीवार हो या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई प्रचलित हो। तो ये सब नकल विहीन परीक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए? नकल देखिए, हमारा जो हमारी जनपदीय परीक्षा समिति है इसके लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है कि परिषदीय परीक्षा वर्ष 2026 को नकल विहीन, सुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से संपादित की जाए। इसके लिए हम लोग जो है जनपद स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं और पेपर को रखने के लिए जनपदीय एक स्ट्रांग रूम का भी निर्धारण कर लिया गया है और परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से संपादित कराने के लिए हम लोग जो है कंट्रोल रूम के साथ ही साथ सचल दल का भी गठन कर लिए हैं, जिससे कि नियमित रूप से भ्रमण करके जो है हम जो है जो परीक्षाएं संचालित हों उनको जो है सकुशल और नकल विहीन संपादित करा पाएं। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चेवारपुर पूरब में 3 वर्षीय बालक की संदिग्ध मृत्यु के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। यह घटना 13 दिसंबर 2025 की है, जब बालक का शव उस स्थान पर मिला था जहां भैंसें बांधी जाती हैं। उस समय परिजनों ने भैंस के खुर लगने से मौत की आशंका जताई थी और बिना पुलिस को सूचना दिए शव को दफना दिया गया था। कुछ दिनों बाद मृतक की मां रेबिका पत्नी गुलाब चंद्र ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए देवगांव पुलिस ने जिलाधिकारी से शव उत्खनन की अनुमति मांगी। आदेश मिलने के बाद 14 जनवरी 2026 को मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कर शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने के बाद थाना देवगांव में मुकदमा अपराध संख्या 33/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने अभियुक्ता प्रिया पुत्री राजेश निवासी ग्राम चेवार पूरब मुसौपुर को 16 जनवरी 2026 को सुबह करीब 11:30 पर उसके घर के सामने से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस के अनुसार अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह, कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार तथा महिला आरक्षी सोनम यादव शामिल रही। आपको बता दें कि जब बच्चे की मृत्यु हुई तब उसकी मां खेत में घास लेने गई थी और पिता ट्रेन से इटारसी गए थे। इस मामले को लेकर शुरुआती दौर में ग्रामीणों के अनुसार बालक छत से गिरा और दरवाजे पर बंधी भैंस जिससे कुचलकर उस बालक की मौत हो गई थी, जबकि बाद में दूसरे घर के दीवार के पास बालक के खून लगे जूते मिले, जिससे मां को बच्चे की हत्या की आशंका हुई। इस घटना को लेकर मृतक बच्चे की मां रेबिका ने 5 जनवरी 2026 को आजमगढ़ जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार को आवेदन देकर पुत्र की हत्या की बात कहते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की।
जिस पर जिलाधिकारी के आदेश पर तथा एसएसपी के निर्देशन में 14 जनवरी को मजिस्ट्रेट तहसीलदार लालगंज व क्षेत्राधिकारी लालगंज की देखरेख में शव को वीडियोग्राफी करते हुए खोद कर बाहर निकलवाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। सर ये क्या मामला है? यह प्रकरण थाना देवगांव का है। इस प्रकरण में अयान नाम के बच्चे के शव का नियमानुसार उत्खनन कराकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हेमरेजिक शॉक ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरी पाया गया। इस प्रकरण में आवेदिका रीबिका की तहरीर पर थाना देवगांव में मुकदमा अपराध संख्या 33 धारा 103(1) पंजीकृत किया गया। विवेचना से नामजद अभियुक्ता प्रिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया। विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शुक्रवार को सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में 2 दिवसीय स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी वाहनों से जुड़े चालकों एवं परिचालकों के स्वास्थ्य की जांच कर सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। इस शिविर में सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जीडी ग्लोबल स्कूल, आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जयपुरिया स्कूल सहित विभिन्न विद्यालयों के कुल 146 चालक एवं परिचालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण किया गया। चिकित्सकों द्वारा आंखों की जांच, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अतुल कुमार यादव ने मौके पर उपस्थित चालकों, परिचालकों को यातायात नियमों के पालन एवं सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक किया। वहीं शिविर में चिकित्सा विभाग की ओर से डॉक्टर अजय राय, डॉक्टर नीतीश सिंह, डॉक्टर के पांडे एवं संगीता राय उपस्थित रही। क्या कुछ कहना अतुल कुमार यादव, ARTO प्रवर्तन का, सुनिए। जी, मेरा नाम अतुल कुमार यादव है। मैं ARTO प्रवर्तन आजमगढ़ हूँ। सर किस लिए आज सर ये कैसे किया जा रहा है सर? ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में ये चालकों परिचालकों के लिए हेल्थ कैंप लगाया गया है सर्वोदय पब्लिक स्कूल में। कितने सर स्कूलों ने प्रतिभाग किया सर? हमारा उद्देश्य ये दो दिवसीय कैंप है। हमारा उद्देश्य शहर के सारे विद्यालयों के चालक परिचालकों का परीक्षण कराया जाए। तो आज जीडी ग्लोबल, सर्वोदय, CPS और आसपास के करीब 1 दर्जन स्कूल के आए हुए हैं चालक परिचालक। अभी तक करीब 120 लोगों का नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। आदि से घटनाएं होती हैं ड्राइवर को लेके, उनको कम देखना, चीजें दिखाना, यही कि जो ड्राइवरों को बहुत बार ड्राइवर हमारे उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको आँख के संबंध में जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए एक कैंप लगाया गया है। सरकारी अस्पताल के अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं, तो वो उनको सही सलाह दे रहे हैं कि आंख में अगर कोई कमी है तो उसको बता रहे हैं। मोतियाबिंद, हर चीज़ की जांच की जा रही है, जिससे कि वो सही तरीके से गाड़ी चला सके और बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले में बिलरियागंज और रौनापार थाना क्षेत्रों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक यातायात द्वारा विधिक कार्रवाई की गई। अवयस्क वाहन चालक के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। 2 पहिया वाहन संख्या UP 50 CH 8296 को अवयस्क चला रहा था। धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम में वाहन सीज किया गया। 7,000 रुपए का चालान हुआ। बिडरियागंज थाना का मामला था। स्टंटबाजी के विरुद्ध कार्रवाई में दुर्गेश निषाद पुत्र राम अनुज निषाद निवासी अभन पट्टी नैनीजोर थाना रौनापार को 2 पहिया वाहन संख्या GJ 05 LW 4168 चलाने पर पकड़ा गया। सार्वजनिक मार्ग पर स्टंटबाजी में धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम में वाहन सीज हुआ। 10,000 रुपए का चालान हुआ। थाना रौनापार में कार्रवाई हुई है। आजमगढ़ पुलिस आम नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, अवयस्कों को वाहन न सौंपे तथा स्टंटबाजी जैसे खतरनाक कृत्यों से दूर रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। थाना रौनापार के अंतर्गत एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें
एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर खड़े होकर सार्वजनिक प्लेस पर रोड पर जहाँ पे बाजार भी है, लोग भी वहाँ पे काफी मात्रा में इकट्ठा है, उस जगह पर स्टंटबाजी करने का प्रयास किया गया। इससे लोगों की जान पे खतरे का आशंका बनी थी। इस पर तत्काल प्रभाव से हमारी थाने की पुलिस द्वारा उसको ट्रैक करके उसके वाहन को सीज किया गया और भारी राशि से उसका चालान किया गया है। इसके अलावा जो उसकी वीडियो बना रहा था इस कृत्य की, उसका भी वाहन को सीज किया गया, उसके वाहन की भी चालान की गई है। आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि इस तरह की स्टंटबाजी सार्वजनिक प्लेस पर ना करें, जिससे कि अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालें। ठीक है। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर पुलिस लाइन में हर्षोल्लास के साथ पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन, खेल कूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। बता दें, गुरुवार को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर वामा सारथी उत्तर प्रदेश फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु पुलिस लाइन आजमगढ़ में पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों के साथ मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तथा सभी को शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों के परिजन एवं बच्चे उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि आयोजन के दौरान सभी अधिकारियों द्वारा बच्चों के साथ पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति पर्व की खुशियां साझा की गई, जिससे कार्यस्थल पर उल्लास पूर्वक एवं पारिवारिक वातावरण देखने को मिला। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस परिवारों एवं बच्चों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उक्त आयोजन के माध्यम से पुलिस परिवारों के बीच आपसी सौहार्द, सामाजिक समरसता तथा सांस्कृतिक परंपराओं को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़।